हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया नया टॉपिक दैट इज डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों को आज आप करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर करने से पहले प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने किया था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में, है ना, और लॉस ऑफ एनर्जी। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का तो वहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है, तो वो सारी उसकी डेरिवेशन अपन ने करी थी। आज करने वाले हैं डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। देखो क्या होता है कि एक कैपेसिटर है अपने पास, आप चाहते हैं कि हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जाए। थ्योरी को समझना थोड़ा सा पहले, फिर डाइइलेक्ट्रिक के ऊपर आते हैं। अब हर कोई चाहता है कि कोई भी कैपेसिटर होता है, कोई भी कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को अपन इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज कैसे करेंगे, पोटेंशियल अप्लाई करते जाएंगे। चार्ज जिसके अंदर जितना ज़्यादा स्टोर होगा, आप बोलोगे कि उतना ही ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। लेकिन चार्ज को एक लिमिट तक आप स्टोर कर सकते हो, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है आयनाइजेशन प्रोसेस। जब एक लिमिट के बाद जब चार्ज बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा तो आसपास के जो एयर के मॉलिक्यूल होंगे या कोई और यहाँ पर रहेंगे, उनका वहाँ पर आयनाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी, उनका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। और ब्रेकडाउन होते ही वो इस कैपेसिटर को न्यूट्रल करना शुरू कर देंगे। समझ में आई? तो एक लिमिट तक देखो, अगर आप इसके ऊपर देखो, मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। चार्ज को स्टोर करते गए तो क्या इंक्रीज हुआ, देखो अपन ने रिलेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी और पोटेंशियल के साथ भी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, और पोटेंशियल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। ज़्यादा पोटेंशियल दोगे ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज आपने स्टोर कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली है, यहाँ पर चार्ज ज़्यादा बनता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। समझिए इस बात को। अब आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो एक मॉलिक्यूल्स है, उसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आसपास के एरिया के अंदर अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल से क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। और वो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो नेगेटिव चार्ज बाहर आके वो इस पॉजिटिव को क्या करना शुरू कर देगा, न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। तो उसकी अपने को तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी थी, वो तो चार्ज को क्या करना उन्होंने शुरू कर दिया, न्यूट्रल शुरू कर दिया। तो अगर चार्ज न्यूट्रल होने शुरू हो गए तो एनर्जी कैसे स्टोर होगी, तो वो एक बढ़िया कैपेसिटेंस उसकी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अब अपने को क्या जरूरत पड़ी, आप चाहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग ना हो, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आयनाइजेशन नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग ना हो और चार्ज कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी बढ़ जाए। तो उसके लिए अपने को एक मटेरियल की जरूरत पड़ी, ठीक है। दो टाइप के अपन यहाँ पर मटेरियल की बात करते हैं, एक होते हैं कंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर, ठीक है। एक कौन से मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो दो टाइप के मटेरियल हो गए अपने पास, एक था कंडक्टर और सेकंड अपने पास बन जाता है इंसुलेटर। कौन सा मटेरियल, इंसुलेटर। अगर मैं देखूँ इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा तो आयनाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आयनाइजेशन प्रोसेस होने से इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे बाहर से के एटम से और वो इस चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना है, ठीक है। समझ गए इस बात को। अगर मैं इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर अगर मैं कंडक्टर को रख देता तो अपन ने एक प्रॉपर्टी करी थी कंडक्टर की कि अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप क्या कर देते थे, इस वे के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके अंदर आपने क्या किया था, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक कंडक्टर को रख दिया था, तो ये कंडक्टर उसके कोरस्पॉन्ड उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बना देता है। ये प्रॉपर्टी करी थी। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक कंडक्टर के अंदर हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। मान लो इस तरफ 100 था तो ये इस तरफ भी क्या बना देगा 100, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अपने को जीरो भी नहीं करना है इलेक्ट्रिक फील्ड,
लेकिन कम करना है बस। तो इस वजह से अपना सेकंड मटेरियल कौन सा हुआ, इंसुलेटर। अब इंसुलेटर अगर मैं इसके अंदर रख दूंगा तो मान लो इस तरफ था 100, वैल्यू इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 100, तो इंसुलेटर इसके कोरस्पॉन्ड इस तरफ कितनी वैल्यू बनाएंगे 30 बना पाएंगे, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना रह जाएगा 70, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अपने को जरूरत पड़ी इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर से क्या अपने को हेल्प मिली कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटर। अब इंसुलेटर के ऊपर जब रिसर्च शुरू हुई तो पता चला कि जितने सारे के सारे इंसुलेटर्स कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाते हैं, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर क्या होते हैं, वो अपने में से चार्ज को फ्लो ही नहीं करने देते, उन सभी की अलग अलग प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो अपने को कुछ ऐसे इंसुलेटर भी मिले जो क्या कहते हैं, चार्ज तो ट्रांसफर नहीं करवाते, जो चार्ज को आगे मूव तो नहीं करवाते, बट उनकी एक प्रॉपर्टी वहाँ पर शो हुई। वो प्रॉपर्टी क्या शो हुई कि वो देखो, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर भी लिखा हुआ है, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या शो हुई कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर मान लो ये कोई इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के अंदर क्या थे, चार्ज कैरियर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव होते हैं। तो इंसुलेटर अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली बाउंड रखता है, वो मूव नहीं करने देते। अब मूव नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे इंसुलेटर जो एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर क्या करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर पा रहा है। जब भी उसको ऐसे इंसुलेटर को जब कंडक्टर के अंदर रखा जाता है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो वो इंसुलेटर के अंदर क्या देखा गया कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पर क्रिएट हो रही है। तो ऐसे इंसुलेटर जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज देखने को मिली कि चार्ज तो मूव नहीं कर रहे, क्योंकि इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है वो चार्ज नहीं मूव करवाएगा, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी ये शो हुई कि वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिली, ठीक है, समझ गए। मतलब अंदर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाली प्रॉपर्टी दिखी अपने को। और ऐसे इंसुलेटर जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई गई, उन इंसुलेटर को नाम दिया गया डाइइलेक्ट्रिक का। तो एक्चुअल में डाइइलेक्ट्रिक क्या चीज है, डाइइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर ही है, ठीक है, जिनका यूज किया जाता है एक कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करने के लिए। समझ में आई ये बात। तो इंसुलेटर का क्या यूज किया जाता है, एक कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है, और उन्हीं इंसुलेटर्स को बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर। डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, ये लिख लो आप, डाइइलेक्ट्रिक इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर विच यूज्ड, ये भी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है, ठीक है, और सेकंड मैं यहां पर लिख सकता हूं। और डाइइलेक्ट्रिक is a type of insulator, the type of insulator which is used to decrease the electric field, which is used to decrease the electric field of the capacitor, which is used to decrease the electric field of the capacitor। समझ में आई ये बात। तो वो कौन से थे, मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल भी है, माइका और क्वार्ट्ज आर दैट इंसुलेटर, माइका एंड क्वार्ट्ज आर दैट इंसुलेटर विच इज यूज्ड टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड, which is used to decrease the electric field of the capacitor, and that insulator, mica and quartz both are insulator and they are also known as dielectric। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहां पर मैं लिखूंगा, क्या, all dielectrics are insulator। क्या, all dielectrics are insulator, but all insulators are not dielectric। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना।
समझ में आ गया डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि अपने को कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करने के लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज़ करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ क्यों करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने से आयनाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा। अब आप चाहते ही नहीं है चार्ज न्यूट्रल हो, तो उसके लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने के लिए डाइलेक्ट्रिक की यूज़ अपने को हेल्प चाहिए, डाइलेक्ट्रिक का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो समझिए डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। अब डाइलेक्ट्रिक की टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, one is polar and second is non-polar dielectric. Types of dielectric, one is polar dielectric, and second is non-polar dielectric। ठीक है, तो वन बाय वन दोनों को करते हैं। तो सबसे पहले पोलर डाइलेक्ट्रिक इनको बोला जाता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक उनको बोला जाता है, उन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है, ठीक है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज and center of mass of the negative charge do not coincide each other, they are known as polar mole। देखो पोल बनेंगे ना, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक की, हाँ जी लिखिए डेफिनेशन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो जिनके पॉजिटिव चार्ज, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, क्या लिखेंगे, the center of mass of positive charge do not coincide with the center of mass of negative charge। ठीक है, जिनका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव का और नेगेटिव का क्या हो, कोइंसाइड ना करे, आपस में एक जगह ना हो, ठीक है। तो उस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उस टाइप के जो डाइलेक्ट्रिक बनेंगे, उनको बोला जाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोल बन गए। अच्छा, अब ये देखो पोल बन गए तो इनके अंदर देखो डायपोल मूवमेंट भी है, डायपोल मूवमेंट है ना, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा क्या होती है, डायपोल मूवमेंट होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन पोलर मॉलिक्यूल लिख दें, या फिर आप पोलर डाइलेक्ट्रिक लिख दें। ऑलवेज देयर इज अ डायपोल मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर आप लिख सकते हो HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। सेकंड लिख सकते हो आप H2O, ठीक है। ये दो H2O एंड HCl बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल। देखो कैसे होता है HCl, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हो कि पोलर मॉलिक्यूल हैव, यहां पर लिख देता हूं मैं, पोलर मॉलिक्यूल हैव एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसी वजह से ये कोइंसाइड नहीं कर पाते, ठीक है। साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाना बेटे, मैं देखो नोट्स आपके बनवाता जा रहा हूं, आपने प्रिपेयर करने साथ साथ, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल हैव एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अगर मैं यहां पर बात करूं देखो स्ट्रक्चर की, तो H के ऊपर क्या होता है, मान लो ये H है, तो H के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव है, और सपोज ये साथ में लगा हुआ है Cl लगा हुआ है, इसके साथ में ये Cl लगा हुआ है, तो Cl का और H का, ये देखो दोनों इसके ऊपर नेगेटिव होता है।
तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कभी भी कोइंसाइड नहीं करता। इसके पीछे कोई रीज़न पूछ ले तो आप इसकी शेप के बारे में बता सकते हो, क्योंकि इनकी एसिमेट्रिकल शेप होती है, तो इस वजह से इसका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव का और नेगेटिव का वो कोइंसाइड नहीं कर पाते, ठीक है। और अगर वो कोइंसाइड नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर डायपोल मोमेंट सेटअप रहेगा, ठीक है। और इस टाइप के जो अपने को डाइलेक्ट्रिक मिलते हैं उनको पोलर डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं यहाँ पर नॉन पोलर की, नॉन पोलर की, ठीक है। ये मैं रेज कर रहा हूँ, नॉन पोलर किनको बोला जाता है, ठीक है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के अंदर आप क्या लिखोगे, नॉन पोलर आर दोज नॉन पोलर आर दोज डाइलेक्ट्रिक having center of mass of positive charge, center of mass of positive charge coincides with center of mass of नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिनका आपस में क्या करे, कोइंसाइड करे। जैसे ये एक ही जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास के एक ही जगह पे है, तो अब इनके पोल्स तो बने ही नहीं, एक जगह पॉजिटिव है और दूसरी जगह नेगेटिव, बने पोल्स तो बने ही नहीं। अगर पोल्स ही नहीं बने तो फिर इनको क्या बोला जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो आप बोल सकते हो जिनके सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करते दे आर नोन एज नॉन पोलर, और जिनके रिवर्स हो गया, जिनके सेंटर मास कोइंसाइड नहीं करते दे आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल, और पोलर बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक, और जिनके सेंटर मास क्या रहते हैं, कोइंसाइड कर रहते हैं, वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है उनको, ठीक है। अच्छा, अब इनकी सेंटर ऑफ मास इकट्ठा क्यों होता है, बिकॉज दे हैव सिमेट्रिकल शेप, दे हैव सिमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, तो आप इसके अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हो इनका, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, तो ये जो रहेंगे ये क्या होते हैं, नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं। अब ये देखो एक चीज़ यहाँ पर और सबसे इम्पोर्टेंट जो नोट करने वाली है, अब देखो अगर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट के ऊपर है तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या रहने वाली है, डायपोल मोमेंट यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। इस केस के अंदर नो एनी डायपोल मोमेंट, कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। और भी यहाँ पर एक सीन बता सकता हूँ कि डायपोल मोमेंट और 0 कैसे होगी। देखो इस चीज़ को समझ सकते हैं आप CO2 के स्ट्रक्चर की हेल्प से। मान लो ये C है, ठीक है, और इस तरफ अपने पास क्या है, O है, ये C और ये इधर अपने पास क्या है, O, ये C है और ये O और ये O, ठीक है। C का ये सेंटर ऑफ मास हो गया, C के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। O का ये सेंटर ऑफ मास और ये सेंटर ऑफ मास, इसका दोनों नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये बीच में क्या है, पॉजिटिव है। सिमेट्रिकल सेम होने की वजह से कि इनका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास अगर मैं देखो दोनों को इस वे के अंदर लगाऊं, इस वे के अंदर, ठीक है, और इसको भी इस वे के अंदर अटैच करूं, ठीक है, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो सेंटर ऑफ मास दोनों का यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। सेम इधर ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इनकी सिमेट्रिकल शेप है। इसका नेगेटिव और पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करेगा, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल शेप है, ठीक है। सेकंड थिंग, अब नेगेटिव से पॉजिटिव जितनी इस तरफ बनी डायपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव उतनी ही इस तरफ भी क्या बनी, डायपोल मोमेंट बनी। तो आप बोल सकते हो कि नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाती है, इस केस में 0 हो जाती है। तो आप इस वे के अंदर भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट 0 क्यों होती है, ठीक है। समझ में आई ये चीज़, अच्छा राइट कर लीजिए।
अब थर्ड आता है पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया, राइट कर लिया, इरेज करो हमें। पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइजेशन पोलराइजेशन क्या हुआ, जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये जैसे अपने पास क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक कैपेसिटर ही है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस वे के अंदर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने क्या रख दिया, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को यहाँ पर मैंने रख दिया, जिनका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। जैसे ही आप इसको रखोगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, देखो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हुआ, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना ये था, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनाते हैं। सेकंड, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखो क्या, कि डायपोल मूवमेंट भी सेटअप हो गई, डायपोल मूवमेंट भी बन गई नेगेटिव से पॉजिटिव। जब भी आप एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो क्या देखा गया कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से उसकी डायपोल मूवमेंट भी वहाँ पर एक सेटअप होगी, और वो नॉन पोलर से किस में कन्वर्ट हो गया, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गया। नॉन पोलर से किस में कन्वर्ट हो गया, वो पोलर मॉलिक्यूल में। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज दैट प्रोसेस in which a non-polar molecule convert into polar molecule in the presence of external electric field, in the presence of external electric field, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन पोलराइजेशन क्या होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इससे रिलेटेड इसकी डेरिवेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है पोलराइजेशन के ऊपर। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।